हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। सो वेनेक जो है एक एसेट मैनेजर है अमेरिका के अंदर 188 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट देखता है। 1955 से है। वेनेक एक बहुत बड़ा नाम है। वेनेक ने एक ब्लॉग पब्लिश किया। उसने बोला कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए आज की डेट में, तो गोल्ड की क्या कीमत होगी एक्चुअल में। तो ये जितने भी गोल्ड की अंदर इंटरेस्ट रखते हैं ना गाइस, अगर आपके परिवार में तो गोल्ड का सबके अंदर इंटरेस्ट है, गोल्ड है भी, तो गोल्ड की एक्चुअली प्राइस क्या होगी आज की डेट में अगर गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए। अब वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो वेनेक का ये कहना है कि भाई 1971 तक तो गोल्ड स्टैंडर्ड ही था ना। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई सीधी सी बात है, जितना गोल्ड है उतनी पैसे आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब उतना डेट आप इशू कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि 1971 के बाद फियाट स्टैंडर्ड आ गया, गोल्ड स्टैंडर्ड को अबॉलिश कर दिया गया। मतलब कि 1971 के बाद रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट होता था, उसने बोला कि भई हम जितनी मर्ज़ी डॉलर हम प्रिंट कर सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उतना गोल्ड हो। हाँ, सेंट्रल बैंक्स फिर भी गोल्ड को स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, गोल्ड एक एसेट तो है ही, कमोडिटी है, जितना मर्ज़ी चाहें उसको स्टोर कर लें, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि उतना गोल्ड होना चाहिए मनी प्रिंट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका के पास आज भी 8500 टन है सेंट्रल बैंक के पास, उसके बाद चाइना, रशिया इन सब के पास भी गोल्ड है, इंडिया के पास भी गोल्ड है। लेकिन जितना गोल्ड है उससे कई-कई गुना ज़्यादा जो मनी वो प्रिंट कर चुके हैं, डेट इश्यू कर चुके हैं। आप सोचो 38.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट अकेला अमेरिका इश्यू कर चुका है। तो गोल्ड की क्या वैल्यू होगी अगर आज दुनिया वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड पे आ जाए? आपकी आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। आज से पहले पहले आपने इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि यार गोल्ड की ये कीमत है। मतलब अगर आपके घर में गोल्ड है ना, और आपके घर में चाहे मम्मी है, सिस्टर है, वाइफ है, कज़न है, कोई भी है, तो उसको जाके वीडियो ज़रूर बताना कि भाई तुम गोल्ड को अंडर वैल्यू करते हो। एक्चुअली में अगर आज गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए तो गोल्ड की ये कीमत होगी। इसकी कैलकुलेशन वीडियो वीडियो के एंड में बताई है, तो वीडियो के एंड में आप अभी सीधा जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी मैंने और भी चीज़ें कवर करी हैं कि एक्चुअली में जो ये मार्केट के अंदर आप एक रिकवरी देख रहे हो, क्या ये सस्टेनेबल है? और क्या बिटकॉइन और गोल्ड खाओ कैसे ये मूव कर रहे हैं, क्या वो वजहें हैं? तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स, जो कि ये हमारी जो जो हम वीडियोज़ बनाते हैं उसको ही सपोर्ट करते हैं। मुद्रेक्स एक रेप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया में, जिसमें आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, यहाँ आप बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी एक एक्सचेंज है, बहुत ईज़ी इंटरफ़ेस है, तो आप इसकी जर्नी जो शुरू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है? सो वेनेक ने ये पब्लिश किया था आर्टिकल, इसका नाम है व्हाट इफ गोल्ड रिप्लेस द डॉलर। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे एक है, और इन्होंने बताया कि अगर क्या गोल्ड की एक्चुअली में जो कीमत है, जो आज अगर $4600 पर आउंस है, क्या गोल्ड की एक्चुअल कीमत जो है वो 1,84,000 पर आउंस है? अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पे दुनिया वापस आ जाती है। अब ये है कि नहीं है, ये मैंने वीडियो के एंड में बताया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले आज की जो करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में स्टॉक्स ऑल टाइम हाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, होम प्राइसेस ऑल टाइम हाई, कॉपर ऑल टाइम हाई, प्लैटिनम ऑल टाइम हाई, मनी मार्केट फंड्स ऑल टाइम हाई, यूएस डेट ऑल टाइम हाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑल टाइम हाई, हाउसहोल्ड डेट ऑल टाइम हाई। बिटकॉइन ही तो बचा ना यार, इथेरियम ही तो बचा ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी एसेट लिटरली इज एट इट्स रिकॉर्ड हाई, ठीक है? सो जो चीज़ बचती है वो क्या बचता है? वो बिटकॉइन बचता है, ठीक है? तो इसका मतलब एक और भी है। एक तो ये हो गया कि हम अच्छा, अब वो कौन-सा एसेट है जो अभी तक नहीं नहीं मूव किया। और एक और चीज़ है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी चीज़ें अगर अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे दिन हैं, बहुत अच्छा कुछ चल रहा है इकोनॉमी के। इसका मतलब है कि कोइंसिडेंस नहीं है, ये फिएट करेंसीज़ आर डेप्रिशिएटिंग। एक और मतलब, तो 2 मैं इस ट्वीट से 2 मतलब निकालता हूँ कि अच्छा कौन-सा वो एसेट बचा है अभी? अच्छा यार बिटकॉइन है, सबसे नेग्लेक्टेड है इस टाइम। सब लोग उसके बारे में बेयरिश है। इथेरियम हो गया, ठीक है? क्रिप्टो हो गया ओवरऑल, ओके। फिएट करेंसीज़ डेप्रिशिएट कर रही हैं भाई, इसका एक और ये वजह है। राइट, कि उसकी फिएट करेंसी जब अपनी वैल्यू खोती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि आसपास के जो अपने एसेट्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, वो फिएट में नहीं बने रहना चाहते। अच्छा, फिएट अपनी वैल्यू क्यों खो रहा है? मतलब करेंसी अपनी वैल्यू दुनिया में, डॉलर सिर्फ 2025 में अपना 9% खो चुका है। वो अपनी वैल्यू इसलिए खो रहा है क्योंकि एक्सेसिव लेवल पे मनी प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है? तो ये है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिटकॉइन अभी 95,500 यूएस डॉलर को उसने क्रॉस किया, ये 17 नवंबर 2025 के बाद से पहली बार देखा गया है।
ठीक है? उसके बाद अगर आप देखो तो सीपीआई का नंबर आया था, क्यों बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम है? सीपीआई का जो नंबर आया, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन 2.7% पे आई, जो कि एक्सपेक्टेड था, और कोर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से भी नीचे है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस दिसंबर में मूव नहीं करे। इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन इज़ नो लॉन्गर अ बिग प्रॉब्लम इन अमेरिका। ट्रू इन्फ्लेशन तो ये कहता है कि इन्फ्लेशन 2% से नीचे आ गई है इनफैक्ट। और दो फेडरल रिज़र्व को कोई रश नहीं है, इसका मतलब कोई रेट हाइक नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट गारंटीड हो गया है। लेकिन जनवरी में रेट कट नहीं होगा, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये कि टाइटनिंग का जो एरा है वो ओवर हो चुका है। अब कभी ना कभी ईजिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, और जब ये चीज़ होती है तो मनी स्टेज इन द सिस्टम, मनी बाहर नहीं जा रही, लिक्विडिटी स्टेज कंफर्टेबल। लिक्विडिटी आज नहीं तो कल वापस आएगी, एंड दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर गोल्ड एंड बिटकॉइन क्वाइटली डू डज वेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जेरेमी पावल है, उसका आपको पता ही है कि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस ओपन हो गया है। अगर जेरेमी पावल पे ये क्रिमिनल केस प्रूव हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, वो बात अलग है कि जेरेमी पावल में पूरी दुनिया भर से सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स और प्रतिक्रिया आ रही है, लोग उसके सपोर्ट में उतर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज उस पे ये प्रूव हो जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर ये प्रूव कर देता है और जेरेमी पावल को अपने टेन्योर से हटना पड़ता है, तो मार्केट ये भी ले रही है कि अगर कोई नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन आ गया, तो वो वही होगा जो डोनाल्ड ट्रम्प को फेवर करेगा। तो ऑब्वियसली वो जाके क्या करेगा, रेट कट्स करेगा। तो मार्केट इसको इस तरीके से भी ले रही है। बट ये हाईली वॉलेटाइल रहने वाले हैं कुछ दिन, क्योंकि जेरेमी पावल का हो गया, रेट कट्स हो गए। क्योंकि अगर जेरेमी पावल ने ये लड़ाई लड़ी और बोला नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा इसको, तो फिर रेट कट्स जो है वो डिले भी हो सकते हैं। सो है कुछ चीजें, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट तो ये पक्का है कि यार इन्फ्लेशन नीचे आ गया, वेनेजुएला कंट्रोल में आ गया, अमेरिका के तेल के भाव अब बढ़ने नहीं वाले। मेजर कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन में हमेशा तेल के भाव होते हैं। अब तेल ही जब अमेरिका के कंट्रोल में आ गया तो इन्फ्लेशन काफी टाइम तक सस्टेनेबल लेवल्स पे रहेगा। टेरिफ से अमेरिका ऑलरेडी कमा रहा है। टेरिफ पे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के अगेंस्ट कर दे, बट जरूरी नहीं कि उसको रातों रात उसको सारा रिफंड करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ट्रम्प दूसरा तरीका निकाल लेगा, इससे निपटने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट्स कॉन्फिडेंट है, इसीलिए मार्केट्स जो है वो एक बुलिश सेंटीमेंट में है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एसेट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे, एसेट बचा ही कौन सा जो अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है या रिकॉर्ड हाई पे नहीं है? क्रिप्टो ही तो बचा है, और बचा क्या है? ठीक है। सो ये एक सिनेरियो है। उसके बाद आप देखो ना कि मार्केट्स इसको भी देख रही है कि यार अनसर्टेनिटी का एक अलग लेवल पे चल रहा है इस टाइम दुनिया में। पहला महीना है 2026 का, और पहला महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, और पहले महीने में अभी सिर्फ 14 दिन निकले हैं। और 14 दिन के अंदर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हो चुके हैं मेजर। दुनिया में इतनी तेजी से जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स नहीं होते जो मेजर लेवल के होते हैं। तो इसलिए दुनिया में पहली बार ऐसा भी हुआ है कि डेनमार्क ने यूएस को सिक्योरिटी थ्रेट बोला है। मतलब अपने जब वो प्लानिंग करते हैं स्ट्रेटेजिक अपने नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो अमेरिका इज अ बिग थ्रेट। कभी ऐसा सुना होगा, कभी डेनमार्क ने कभी सोचा होगा कि अमेरिका को भी वो थ्रेट मानना पड़ेगा? सो दैट इज द सिनेरियो। अच्छा, एक और चीज देखिए, आप जो चीज मिस कर रहे हो ना, वो क्या मिस कर रहे हो इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, ये चार्ट ये बता रहा है कि 2022 22 के अंदर फरवरी के आसपास रशिया का $300 बिलियन फ्रीज हुआ। दुनिया की झांक खुल गई कि अरे $300 बिलियन अमेरिका ने रशिया का फ्रीज कर दिया, जो उसका यूएस डॉलर में इन्वेस्टेड था, या यूएस ट्रेजरीज में, यूएस की कंपनीज में, या यूएस डॉलर बैक जो एसेट्स थे वो अमेरिका ने रशिया के फ्रीज कर दिए। ठीक है। तो उस दिन से सेंट्रल बैंक्स ने दबा के बाइंग करना शुरू कर दी। आप ये देखो 2022 में 1000 टन बाय किया, 2023 में 1000 टन बाय किया, और 2024 में भी 1000 टन से ऊपर बाय किया। उससे पहले 450, 250, 600 सेंट्रल बैंक्स बाय करते थे, लेकिन आराम से बाय कर रहे थे, 300 टन, 300 टन, 600 टन, 600 टन। लेकिन 2022 के बाद 1000 टन, 23 में 1000 टन, 24 में 1000 टन प्लस। अब जब ये बाइंग कर रहे थे तो प्राइस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा गोल्ड के। 2022 में जब बाय किया तो गोल्ड 2022 में सिर्फ 2% बढ़ा। अच्छा, 2023 में सिर्फ 13% बढ़ा, 2024 में सिर्फ 27% बढ़ा। लेकिन जब 2025 आया तो पैराबोलिक चला गया। 2025 में अकेले गोल्ड ने 65% का रिटर्न दिया।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2022 में जब गोल्ड की बाइंग शुरू करी सेंट्रल बैंक्स ने, तो सेलर थे, सेल कर रहे थे और सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे थे। 2023 में भी सेलर अच्छे खासे अवेलेबल थे, 2024 में भी अच्छे खासे अवेलेबल थे, 2025 में सेलर्स कम हो गए। जब मार्केट में सप्लाई कम हुई और सेलर कम हो गए, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि गोल्ड बढ़ेगा, तो सेलर भी कम हो जाता है, कहता है यार फ्यूचर में बेचूंगा, अभी तो दाम अच्छा मिलेगा फ्यूचर में। तो जब ये हुआ तो मार्केट एकदम बूम कर गई। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जब एसेट की बाइंग हो रही है तो उसी साल वो एसेट रिटर्न देगा। कई बारी और अमूमन ये देखा गया है कि एसेट की बाइंग 3-3 साल तक कंटिन्यूस होती है, और अचानक एक साल में पैराबोलिक इसलिए होता है क्योंकि उस साल में अब कोई सेलर ही नहीं है और बायर अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। इसको अब बिटकॉइन पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को। अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन में भी अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट ईटीएफ जो है ये नीले वाला है, और आप ये नीले वाले को देख रहे हो, तो 2023 में ईटीएफ्स, 2000 जो फंड्स हैं वो एक्चुअली में ईटीएफ तो आया 2024 में, ठीक है। तो लेकिन 2023 में भी कुछ फंड थे वो बाय कर रहे थे, और आपका यहाँ पे कुछ आपकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज थी जो 2021 से बाय कर रही थी माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो कंपनी धीरे धीरे आप अगर देखो तो 2023 में बाइंग हो रही है, 2024 में मेजर बाइंग हुई, 2025 में बाइंग हुई। तो अगर हम इसको एक नंबर के रूप में देखें, ठीक है, अगर मैं आपको इसको एक एज अ नंबर के रूप में देखूं, तो 2024 में ईटीएफ आए। सोचिए सिर्फ 2024 में ईटीएफ आए हैं 11 जनवरी को, और जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो 2020 से बाइंग कर रही है, ठीक है। जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो कब से बाय कर रहा है, वो 11 अगस्त 2020 से बाय कर रहा है। आप ये देखो कि अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज की, अगर हम बात करें तो ये दबा के बाइंग कर रही है। कैसे? अगर आप देखो तो आज की डेट में 4.6 मिलियन बीटीसी जो हैं वो या तो ईटीएफ्स, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इन सब के पास है 4.6 मिलियन बीटीसी। इसमें से जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है वो सिर्फ 2020 के बाद बाइंग करना शुरू करी है, 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो अगर हम 4 साल में देखें, उन्होंने 1.1 मिलियन बीटीसी अकोमुलेट कर लिया। ईटीएफ्स जो कि 2024 में आए हैं, सोचिए उन्होंने 1.4 मिलियन या 1.5 मिलियन जो है बीटीसी अकोमुलेट कर लिया ईटीएफ्स और फंड्स ने। ये क्या दर्शा रहा है? ये वही दर्शा रहा है कि जैसे जैसे गोल्ड के अंदर 3 साल 4 साल तक अकुमुलेशन हुआ और उसके बाद अचानक 2025 में पैराबोलिक हो गया प्राइस, सिमिलरली बिटकॉइन की जिस हिसाब से अक्यूमुलेशन हो रही है, अगर मैं इस वाली चीज को आपको बताऊं, कि अगर आपको सिर्फ 6 महीने की कहानी बताऊं, तो 6 महीने के अंदर जो आपकी पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज थी उनके पास 8,54,000 बीटीसी थे 6 महीने पहले। अब इनके पास जो है वो 1.1 मिलियन बीटीसी है। इसका मतलब पिछले 6 महीने के अंदर सिर्फ अकेली पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज ने 2,60,000 बीटीसी ऐड किए हैं। आपको पता माइनर ने कितने प्रोड्यूस किए हैं इस 6 महीने में? माइनर ने सिर्फ 82,000 बिटकॉइन प्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब पता क्या है? 3 गुना ज्यादा डिमांड है सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज से। तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग हो रही है, सप्लाई मतलब बाइंग सिर्फ कंपनीज ने 2,60,000 बीटीसी बाई किया है। सोचिए कि पीछे से सप्लाई सिर्फ 82,000 बिटकॉइन माइन हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कि गोल्ड का फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिर्फ बाइंग हो रही थी 3 साल तक, 2022, 2023, 2024 और 2025 में इसका इम्पैक्ट आया। सिमिलरली बीटीसी की दबा के बाइंग हो रही है। इम्पैक्ट आपको अभी 2026 में, 2027 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया। इनफैक्ट जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस सिर्फ इस साल की शुरुआत में गोल्ड 6% और सिल्वर 16% ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजी को देखिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी की होल्डिंग 6,87,000 बीटीसी पे पहुंच गई है। माइक्रो स्ट्रैटेजी बीटीसी बाय करा जा रहा है। सीजी ने ही बोला है कि इफ यू मतलब कि मीम कॉइन्स आर वेरी डेंजरस, मतलब अगर आप जस्ट एक ट्विटर के बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगेन दिस इज नॉट अ ग्रेट साइन। क्रिप्टो ट्रेडिंग हिट अ न्यू रिकॉर्ड हाई, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मिला लें तो 18
ट्रिलियन का स्पॉट में और 61 ट्रिलियन अक्रॉस द एक्सचेंजेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग 61 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैंने गोल्ड की प्राइस के बारे में आपको बताया स्टार्टिंग में। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाता है और उतनी ही करेंसी आप प्रिंट कर सकते हो जितना कि गोल्ड है, तो गोल्ड का प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? तो इम्प्लाइड गोल्ड प्राइस विल बी टोटल मनी लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है, मतलब कि मार्केट के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, और उसको डिवाइड करेंगे हम ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व जो सेंट्रल बैंक्स के पास है टोटल दुनिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें दो तरीके की मनी। वैसे तो मनी चार तरीके की होती है, M0, M1, M2, M3। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं सिर्फ दो फॉर्म। एक होता है M0 बेस मनी और एक होता है M2 ब्रॉड मनी। अब ये बेस मनी और ब्रॉड मनी क्या होता है, मतलब M0 और M2 क्या होता है? M0 सबसे पहले समझते हैं। M0 का मतलब होता है कि जो आपकी कॉइन्स हैं, फिजिकल आप जो पेपर नोट देखते हो, जो बैंक्स के अंदर पैसा पड़ा है, इसको ये कहते हैं कि जब मार्केट के अंदर स्ट्रेस होता है, तो लोग सबसे पहले अपना M0 के पीछे दौड़ते हैं, M0 को निकालने के लिए दौड़ते हैं। तो M0 का मतलब ये होता है जो इमीडिएटली आपके हाथ में होता है पैसा, कॉइन्स, पेपर नोट, एटीएम के अंदर पड़ा है, बैंक में पड़ा है। ठीक है, ये होता है M0, जो ग्राहक या आदमी के पास इंस्टेंट एक्सेस होता है। एम टू का मतलब होता है कि ये होता है मॉडर्न क्राइसिस या लिक्विडिटी बैकअप्स। मतलब बेसिकली क्या है कि M2 मनी सप्लाई ये होती है कि आपका ये तो है ही जो पेपर करेंसी और ये सब, इसके अलावा जो मनी मार्केट फंड्स में जो पैसा लगा होता है, ये वो पैसा होता है कि सपोज करो, मैं कुछ एनालॉजी दूंगा कि आप बैंक को कॉल करते हो, बैंक कहता है ठीक है हम एक दो दिन में आपको दे देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में लगा है, या आपका शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, या लिक्विड फंड्स होते हैं, या डेट फंड्स होते हैं, या मनी मार्केट फंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके का लिक्विड फंड होता है, बट इतना भी लिक्विड नहीं होता कि इंस्टेंट एक्सेस हो। लेकिन हाँ, एक दो दिन तीन दिन पे ये आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका M0 और एक हो गया आपका M2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि गोल्ड का प्राइस कितना। अभी दुनिया में देखते हैं कि ऑफिशियली गोल्ड है कितना। दुनिया में ऑफिशियली जो गोल्ड है वो 35,700 मेट्रिक टन है। ठीक है, इसको हम आउंस में कन्वर्ट करते हैं। आउंस में अगर कन्वर्ट करा तो हमने 35,700 को हमने इसको आउंस में कन्वर्ट किया तो 1.14 बिलियन आउंस आ गया। तो हमारे पास आ गया टोटल जो मॉनेटरी गोल्ड है जो सेंट्रल बैंक्स के पास है। हम जमीन के ऊपर तो गोल्ड घरों में भी है, लोगों के पास भी है, हम अभी उसको नहीं ले रहे। हम ले रहे हैं जो ऑलरेडी सेंट्रल बैंक्स के पास है। तो ये हमारा निकल के आता है टोटल मॉनेटरी गोल्ड हमारा 1.15 बिलियन आउंस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि भाई टोटल दुनिया में M0 बेस मनी सप्लाई कितनी है, तो ये है 45 ट्रिलियन। फिर हम कहते हैं कि अच्छा दुनिया में M2 M2 मनी सप्लाई कितनी है, ब्रॉड मनी कितनी है, तो वो निकल के आती है 212 ट्रिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर M0 45 ट्रिलियन है और M2 जो है वो 212 ट्रिलियन है। तो अब हम गोल्ड के प्राइस को निकालते हैं कि मान लेते हैं कि दुनिया में हम सिर्फ M0 को पकड़ते हैं कि गोल्ड जो है वो M0 को बैक करने के लिए, अगर सिर्फ M0 को अगर बैक करने के लिए गोल्ड को रखा जाता तो कितना प्राइस होना चाहिए। तो 45 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 1.14 बिलियन आउंस, मतलब जितना M0 मनी सप्लाई है डिवाइडेड बाय टोटल जो गोल्ड की जो सप्लाई है, जो गोल्ड अवेलेबल है सेंट्रल बैंक्स के पास, तो ये निकल के आता है $39,200 पर आउंस। आर यू गेटिंग मी? $39,200 पर आउंस, अगर सिर्फ हम M0 को लेते हैं। अगर हम गोल्ड को M2 की बैकिंग बनाते हैं कि जितना M2 है जो कि है 212 ट्रिलियन US डॉलर को जब हम डिवाइड करते हैं 1.14 बिलियन से, तो निकल के आता है $1,84,000 पर आउंस गोल्ड का प्राइस होना चाहिए। और इस वक्त क्या है मार्केट में? $4,600। बात को समझ रहे हो? मतलब एक्चुअल अगर आज गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ जाए और M2 मनी सप्लाई की बैकिंग बना दी जाए, तो एक्चुअल में गोल्ड की वैल्यू
दुनिया में $1,84,000 पर आउंस होना चाहिए। ये छोड़िए साहब, अगर M0 होती है तो भी $40,000 है, और इस टाइम रेट क्या है? $4600। तो आप ज़रा इमेजिन करिए कि आपके पास जो गोल्ड है आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि किस लेवल पे उसकी वैल्यू है, समझ रहे हैं? और ये भी डिपेंड करता है, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, एक और अच्छी बात है कि जिस देश के पास ज़्यादा गोल्ड होगा, उसके उस देश के पास गोल्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ कि वेनेक की रिपोर्ट को ही अगर मैं लूँ, तो वेनेक की रिपोर्ट को अगर हम पकड़ें, तो इसमें ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है, वो और गोल्ड और डेट की रेशियो अगर देखें, तो कज़ाकिस्तान और रशिया के पास ऑलमोस्ट उतना ही गोल्ड है। करेंसी उन्होंने ज़्यादा प्रिंट ज़रूर करी है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन कई देश, उसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें कि गोल्ड कम है और मनी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये लाइन, आपको ब्लू लाइन ये बता रही है कि जितनी लंबी ये लाइन है, तो उतनी ही उतना मैनेजेबल है, और जितनी लंबी लाइन है उतना नॉन मैनेजेबल है। तो मतलब कज़ाकिस्तान और रशिया के पास जो है इनफ गोल्ड है, और जितनी उन्होंने मनी प्रिंट करी है उसके बैकिंग में उनके पास सबसे ज़्यादा रेशियो में है। तो वहाँ गोल्ड का प्राइस जो है वो कम होगा। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की एवरेज अगर देखें, तो अगर पूरी दुनिया का अगर हम देखें तो $1,84,000 पर आउंस आ जाता है। अच्छा, क्या बिटकॉइन पे भी अप्लाई करके देखें? चलो बिटकॉइन पे भी अप्लाई करते हैं कि अगर बिटकॉइन के हिसाब से अगर बिटकॉइन को बैक करना हो, जो टोटल फिएट करेंसीज़ है, तो क्या होगा? तो 45 ट्रिलियन M0 मनी सप्लाई है, बेस मनी सप्लाई, 45 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 21 मिलियन। अगर बिटकॉइन जो है वो सेंट्रल बैंक्स अपने रिज़र्व में डालना शुरू कर देते हैं, और तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन की वैल्यू, अगर M0 मनी सप्लाई को अगर आज बैकिंग करने चलें हम 21 मिलियन बीटीसी से, तो एक बीटीसी की वैल्यू हो जाएगी 2.14 मिलियन पर बीटीसी, और अगर हम M2 मनी सप्लाई को बैक करने चलें, तो ये हो जाता है 10 मिलियन पर बीटीसी, एक बिटकॉइन की वैल्यू हो जाती है 10.1 मिलियन यूएस डॉलर। सो ये ऑब्वियसली एक ऐसा सिनेरियो कि अगर बिटकॉइन को रिजर्व में डालना शुरू करा जाए और उसको M0 और M2 को बैकिंग के लिए रखा जाए, बट ऑब्वियसली ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो नहीं है। बट गोल्ड स्टैंडर्ड तो किसी ज़माने में होता ही था ना, 1971 तक तो दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे थी ना। अगर हम उस सिनेरियो को, गोल्ड को अगर आज गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस चली जाए दुनिया, तो गोल्ड की ये प्राइस हो जाता है, ठीक है? सो ये बेसिकली दर्शा क्या रहा है? बेसिकली ये दर्शा रहा है, आपको इससे निकालना क्या चाहिए? ऑब्वियसली ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो रहा है। इससे लेकिन ये पता लगता है कि आपकी जो फियाट करेंसीज़ हैं, वो कितनी प्रिंट हो चुकी हैं, गोल्ड कितना कम है बैकिंग में, और दुनिया सिर्फ़ कॉन्फिडेंस पे चल रही, कन्वर्टिबिलिटी पे नहीं चल रही। मतलब दुनिया कह रही है, "हाँ यार, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस रखो, मेरे पे यकीन रखो।" लेकिन एक्चुअली दुनिया तो कन्वर्टिबिलिटी पे चलनी चाहिए थी कि भाई तुम्हारे पास कितना एसेट है। यही कारण है कि अमेरिका ये चीज़ भाँप गया है, ठीक है ना? अमेरिका ये चीज़ भाँप गया है कि भैया दुनिया जो है वो कॉन्फिडेंस पे चल रही है, कन्वर्टिबिलिटी पे नहीं चल रही। मतलब अमेरिका जो है वो ट्रस्ट मी ब्रो पे चल रहा है। लेकिन दुनिया बहुत दिनों तक ट्रस्ट मी ब्रो पे नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दुनिया एक्चुअली में जो चलेगा वो चलेगा कन्वर्टिबिलिटी पे, कि किसके पास कितना एसेट है, किसके पास कितना माल है, ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है? कमेंट करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है? आई एम श्योर आपको अच्छा लगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ, खासकर जो गोल्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, परिवार में बहुत लोग होते हैं जो गोल्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके साथ शेयर करिएगा, ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।